हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाऊंगा। और अब तक आपको पता लग ही गया होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर आपने खुद अपना दिमाग खपाना है। जब आपको ये लग जाए कि हाँ अब तो ये क्वेश्चन मेरे से नहीं निकलेगा, किसी भी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, फिर आपने उसके सॉल्यूशन देखने हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप सीख पाओ, इसीलिए नहीं ताकि मेरे सॉल्यूशन देख लो आप। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल विच इज। तो किस तरह के ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ये हमने बताना है। तो चलो भाई, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इसके लिए हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता लग जाए तो हम इजीली बता सकते हैं कि किस टाइप की ट्रायंगल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा जी डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी लगा देते हैं स्पीड से, 3 बार लगाना पड़ेगा। तो इस साइड की लेंथ निकालते हैं एक बार। देखो, अंडर रूट, वैसे मैं अंडर रूट लिखना प्रेफर नहीं करता, बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लो, क्योंकि तीनों जगह अंडर रूट लगाओगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला में तो क्यों लगाएं, हमें पता तो है ही कि अंडर रूट लगा है। ठीक है, बट अंडर रूट लगा के ही आपको समझा रहा हूँ। 6 और 4 के बीच में 2 का फर्क है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, प्लस 6 और 3 के बीच में 3 का फर्क है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया अंडर रूट 13। अब इस वाली साइड की लेंथ निकालते हैं। अंडर रूट 6 और 4 में 2 का फर्क है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 6 और 7 में 1 का फर्क है, यानी 1 का स्क्वायर 1। तो इसकी लेंथ हो गई जी अंडर रूट 5। ठीक है, देन अब इसकी लेंथ निकालते हैं। अंडर रूट 7 और 4 में 3 का फर्क है, 3 का स्क्वायर 9, और 4 और 3 में 1 का फर्क है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया जी अंडर रूट 10। क्लियर है? तो अब देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है? तो सबसे बड़ी वाली साइड को पकड़ो। सबसे बड़ी वाली साइड यहाँ पर सीधी सीधी दिख रही है, ये सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर कर दो तो वो आ गया जी 13। और बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर का सम करो, यानी कि इसका स्क्वायर 5 और इसका स्क्वायर 10, दोनों का सम। तो अगर, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है कि अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर हुआ किसके, बाकी की दो साइडों के स्क्वायर के सम के, तो एंगल भी 90 के बराबर है। लेकिन अगर बड़ी साइड का स्क्वायर छोटा हुआ तो एंगल भी 90 से छोटे हैं, यानी कि, और यहां पर छोटा है, देखो 13-15 से छोटा है, यानी कि एक्यूट एंगल्ड या फिर न्यून कोण की त्रिभुज है ये। ठीक है, 3 पॉइंट्स फॉर्म व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल। ये जो तीनों पॉइंट है ये किस तरह के ट्रायंगल बनाते हैं? तो भाई ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ हमें चाहिए ये बताने के लिए। उसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स तो गिवन हैं ही, तो अभी लगा देते हैं स्पीड से। देखो जरा, इस साइड की लेंथ निकाल रहा हूं मैं। -2 और 4 के बीच में 6 का फर्क है, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 1 और 3 के बीच में 2 का फर्क है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया अंडर रूट 40, यानी कि 2 अंडर रूट 10। ठीक है जी, देन इस लाइन की लेंथ निकाल रहा हूं अभी ए बी की। -2 और 7 में 9 का फर्क है, तो अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81, प्लस 1 और 4 के बीच में 5 का फर्क है, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया भाई अंडर रूट 106। देन साइड बी सी की लेंथ निकाल रहा हूं। अंडर रूट 7 और 4 में 3 का फर्क है, तो 3 का स्क्वायर 9, और 4 और 3 में 1 का फर्क है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया जी अंडर रूट 10। तो अब हमने बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल तो नहीं है, तीनों साइड इक्वल होती हैं इक्विलेटरल के अंदर। देन राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो अभी बता देते हैं। देखो, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है 106, बाकी की दोनों साइड, इस साइड का स्क्वायर है जी अपना 40, इस साइड का स्क्वायर है 10, तो बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर का सम सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के सम स्क्वायर के बराबर नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो सीधी लाइन तो मेरे भाई होएगी ही नहीं। सीधी लाइन का कैसे पता चलेगा कि सीधी लाइन है कि नहीं? देखो, वो ऐसे पता चलेगा, मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो ए और सी के बीच में जो गैप है और बी और सी के बीच में गैप है, मतलब किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में जो गैप है और बाकी किन्हीं और 2 पॉइंट के बीच में गैप है, वो बराबर होएगा
अगर मान लो ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन पर है तो ए सी प्लस सी बी विल बी इक्वल टू ए बी, कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी। तो यहां पर किसी भी दो चीजों का सम तीसरी चीज के बराबर हमें नहीं दिख रहा कि इन दोनों का सम ये 3√10 होती तो भी वही स्ट्रेट लाइन होती, तो ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। क्लियर है? तो यहां पर ना ही ऑप्शन ए होएगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा जी नन ऑफ दीज। और वैसे किस तरह की ट्रायंगल है अगर आपको ये बताना हो तो देखो, उसके लिए आप देखोगे कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर कर दो 106, बाकी की दोनों साइडों का भी स्क्वायर करके सम देखो, इसका स्क्वायर होएगा 40, इसका स्क्वायर होएगा जी 10। अब सबसे बड़ी वाली जो साइड है वो बड़ी है ना बाकी साइड्स के स्क्वायर के सम से, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो सकती है अगर होएगी भी तो। क्लियर है? अदरवाइज कभी कभी कंडीशन होती है कि ट्रायंगल होती ही नहीं, तो ये अगर होएगी तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होएगी। ठीक है? ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, इस इन वर्टिसेस के साथ जो ट्रायंगल है वो क्या होएगी, तो देख लेते हैं भाई। तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक बार जल्दी से मैं वो लगा देता हूं, अंडर रूट 4 और 5 के बीच में। देखो अब तीनों साइड्स के लिए अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो तीनों में अंडर रूट लगाएंगे, तो अब मैं एक बार लगा नहीं रहा अंडर रूट, ठीक है, हमें पता ही है अंडरस्टूड है कि लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच में 1 का फर्क है, 1 का स्क्वायर 1। 2 और 2 प्लस √3 के बीच में कितने का फर्क है बताओ इन दोनों में, √3 का फर्क है। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4। तो अंडर रूट है ये मुझे पता है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, हम लगा के 2 लिख सकते हैं, पर मैं वैसे ही टाइम बचाने के लिए कई बार लगाता नहीं हूँ। अब आगे देखो, 4 और 6 में 2 का फर्क है, 2 का स्क्वायर 4, और 2 और 2 में 0 का फर्क है, तो भाई 0 का स्क्वायर 0, तो ये भी 4 आ गया। 6 और 5 में 1 का फर्क है, 1 का स्क्वायर 1, और 2 और 2 प्लस √3 में कितने का फर्क है, √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पर भी 4 आ गया। तो यहाँ पर तीनों साइड्स का जो स्क्वायर है वो 4 है, यानी कि तीनों साइड्स की जो लंबाई है वो 2 2 2 है इस इक्वेशन के अंदर है। 2 करने की जरूरत नहीं थी, हमें सीधा ही दिख रहा था कि ये क्या है, ये एक समकोणीय त्रिभुज है या समत्रिबाहु त्रिभुज है। समकोणीय नहीं, समकोणीय तो ये हो जाएगी भाई सम राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण उसको बोलते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो ये नहीं है हिंदी में, समत्रिबाहु हो सकती है। ठीक है, यानी कि तीनों बाजुएं इसकी बराबर हैं, तो यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है? पॉइंट, ये जो जितने भी पॉइंट हैं ये किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो हमने बतानी है कि कैसी ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल है, पॉइंट ए हो गया 0 0, पॉइंट बी हो गया 5 और 5, और पॉइंट सी हो गया -5 और 5। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता कर लेते हैं। देखो देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, तीनों स्क्वायर रूट के अंडर आएंगे, तो मैं स्क्वायर रूट नहीं लगाऊंगा, वो अंडरस्टूड है। तो 0 और 5 के बीच में 5 का गैप है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 0 और 5 के बीच में 5 का गैप, 5 का स्क्वायर 25, तो यहां पर आ गया जी √50। अब साइड AC की लेंथ निकाल रहा हूं, 5 और 0 के बीच में 5 का गैप यानी कि 25, -5 और 0 के बीच में 5 का गैप यानी कि 25, तो इसका ये लेंथ आ गई √50। इस वाली साइड देखते हैं, 5 और 5 के बीच में 0 का गैप, तो 0 का स्क्वायर 0, -5 और 5 के बीच में 10 का गैप, तो 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गया जी √100। ठीक है, तो अब आपको देखकर ही पता लग रहा है, देखो ये एक्चुअल में अंडर रूट ऐसे हैं, अब आपको देखकर ही पता लग रहा है कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस। ठीक है, लेकिन अब अगर आप ऑप्शन सी पर लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखकर एक और चीज पता लग रही है कि इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं और उनका सम करते हैं तो क्या आएगा, 100। √50 का स्क्वायर 50, √50 का स्क्वायर 50, 100, और तीसरी जो साइड है उसका स्क्वायर भी 100 है, यानी कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी ये दोनों बाजू में इक्वल है, राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी कि आंसर क्या है, ऑप्शन डी, आइसोस्केलस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं और ये किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं, तो हमने बताना है कि भाई किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है।
तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कई तरीके फॉलो कर सकते हो, मैंने आपको बताए हैं कंसेप्ट लेक्चर में। लेकिन बेस्ट तरीका क्या होता है, वो होता है जब आप साइड्स की लेंथ पता कर लो और डायगोनल्स की लेंथ पता कर लो, मैंने आपको बताया था। तो देखो अब जरा, उससे हम इजीली बता देते हैं। लेकिन उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला स्पीड से लगाना आना चाहिए, ठीक है। अब मैं साइड ए बी की लेंथ पता कर रहा हूं, 3 और 0, 3 का गैप तो स्क्वायर 9, 7 और 3 4 का गैप तो स्क्वायर 16, तो इसकी लेंथ आ गई जी √25 यानी कि 5। इस साइड की लेंथ बी सी की 4 और 0, 4 का गैप यानी कि 16, 0 और 3, 3 का गैप यानी कि 9, तो फिर से 5 आ गई इस साइड की लेंथ। इस साइड की लेंथ अब मैं डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, इनके बीच में डिफरेंस है 3 का, इनके बीच में 4 का, तो 5 आ गया, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और यहाँ पर इनके बीच में 4 का फर्क, इनके बीच में 3 का, तो ये भी 5 आ गया। तो चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ये एक स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। रेक्टेंगल तो नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, फिर अगर ये एंगल 90 का हुआ तो स्क्वायर ही हो जाएगा, रेक्टेंगल क्यों होगा। और पैरेललोग्राम तो है ही, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में से एक है। स्पेसिफिक पैरेललोग्राम कौन सा है ये हम पता लगा सकते हैं। अब देखो, या तो आप ये देख लो कि इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कौन सा है, उसके लिए आपको स्लोप देखना पड़ेगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या है एक बार देखते हैं जरा। इस लाइन का स्लोप y कोऑर्डिनेट्स का फर्क क्या होगा भाई, वो है जी 4 का, और x कोऑर्डिनेट का फर्क है जी 3 का, ठीक है, 4/3। और इस लाइन का जो स्लोप है वो है जी 0 -3 -3 3 -7 -4, ठीक है, तो 3/4। तो देखो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर होती तो इनका स्लोप सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं होता, नेगेटिव भी होता है, एक जगह पे साइन भी तो चेंज होते हैं। तो मतलब कि ये एंगल 90 का नहीं है, तो यानी कि ये सिर्फ एक रोम्बस है, ये स्क्वायर नहीं है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि इन दोनों लाइनों का स्लोप से इनका ये पता कर लें कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। दूसरा तरीका ये आप ये पता कर लो कि भाई इनके डायगोनल की लेंथ क्या है, डायगोनल की लेंथ क्या है। अगर दोनों डायगोनल बराबर हुए तो एक स्क्वायर के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तो स्क्वायर है। अगर एक डायगोनल बड़ा हुआ दूसरे वाले डायगोनल से तो ऐसा एक रोम्बस में होता है, स्क्वायर में ऐसा नहीं होता, तो उस केस में रोम्बस होता है। तो इस केस में पक्का एक डायगोनल बड़ा निकलेगा दूसरे से, ठीक है। तो वैसे भी हम बता सकते हैं। ए बी सी डी जो है वर्टिसेस हैं किसी पैरेललोग्राम के, तो हमने बतानी है एक्स वाई की वैल्यू। ये तो हम बड़ा इजीली मेंटली कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ये देखो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं 2 and 3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 1 and 4, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हैं 0 and -2, और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हैं x and y। तो देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी पैरेललोग्राम है ना, उसके ये जो डायगोनल्स हैं, उसके विकर्ण हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट होता है दोनों पॉइंट्स का, दोनों डायगोनल के। मतलब ये जो पॉइंट है O, ये A और C का भी मिड पॉइंट है और D और B का भी मिड पॉइंट है। क्लियर है? तो अब देखो, मुझे पॉइंट A के बारे में पता है, पॉइंट C के बारे में पता है, तो मैं इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं कि नहीं? डेफिनेटली निकाल सकता हूं, एवरेज ही तो निकालनी है। तो 2 और 0, 2 + 0 = 2, 2/2 1, 3 और -2, ये क्या हो गया 1, 1/2 इनकी एवरेज। तो मुझे इनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब मुझे ये पता है कि ये जो पॉइंट है ना, ये डी और बी का भी मिड पॉइंट है। तो मैं एक्चुअल में क्या करता हूं, यहां पर तो मैंने आपको समझाया है, एक्चुअल में मैं इनकी एवरेज नहीं निकालता, बिकॉज मुझे करना क्या पड़ेगा। देखो, अगर 1.5 बी और डी का मिड पॉइंट है, मतलब एवरेज है एक्स कोऑर्डिनेट्स की, वाई कोऑर्डिनेट्स की, तो 1 अगर एवरेज है तो सम 2 होएगा, तो मुझे इनको डबल करना पड़ेगा। तो पहले मैंने इनको हाफ किया, तो बिना वजह डबल टाइम क्यों लगाएं। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ सम देखता हूं, 2 और 0 सम 2, 3 और -2 सम 1। अब मैं देखता हूं इस 1 में कितना जोड़ूं कि 2 आ जाए, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि दूसरी वाली चीज 1 है, तभी तो 1 और 1 इनका सम 2 होएगा ना। अब इस 4 में कितना जोड़ूं कि 1 आ जाए, यानी कि 4 में -3 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 1 आएगा। तो 1 and -3, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। What are the coordinates of centroid of a triangle whose vertices are this?
तो ये जो सेंट्रोइड के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स में, और बाकी जो सेंटर्स हैं वो बेशक से वो भी पूछे जाएं, वो भी मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में कवर कर दिए हैं। तो इसके लिए वैसे तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है ही नहीं। सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और मैंने क्या बताया था कि सेंट्रोइड का अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट्स की एवरेज निकाल दो, वाई वाला निकालना है तो वाई वालों की एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे निकालोगे? सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दोगे बस। तो 4 और 1 5, 5 में से 2 गए 3, 3/2, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 आ गया सेंट्रोइड का। और अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो 2 और 0 2 और आगे -5, तो यानी कि -3, तो -3/3 -1, तो 1 -1 यानी कि ऑप्शन ए आंसर होएगा। तो यहां पर हमने क्या करना है, मतलब इसके अंदर हमने सिंपली एवरेज निकालनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहां पर ये -2 आएगा हिंदी में। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस शीर्षों के निर्देशांक ये हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स वालों की एवरेज, तो जोड़ के 3 से भाग कर दो, 3 और 2 5, 5 में से 2 गए 3, तो यानी कि 3/3 यानी कि 1। और अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई वालों की एवरेज, यानी कि 1 + 3 4, 4 और 2 6, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6/3, एवरेज ही निकालनी है 2, तो 1 2 यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। एज सिंपल एज दैट। तो डायरेक्टली वर्बल इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर दीज, अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस ये हैं, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस, कभी कभी ऐसे करके भी पूछता है वो, ऐसे एक्चुअल क्वेश्चन है कि उसकी मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो मीडियन यानी कि माध्यिकाएं, तो माध्यिकाएं जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वो सेंट्रोइड ही होता है ना। तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स की एवरेज वर्टिसेस की। तो 7 और 5 12 में से 3 गए 9, 9/3, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है मेरे भाई। और वाई कोऑर्डिनेट होएगा सारे वाई कोऑर्डिनेट की एवरेज, तो 5 और 7 12 और 3 15/3 यानी कि हो जाएगा 5, तो 3 और 5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो किसी ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स अब की बार गिवन है। तो देखो यहां पर भी वैसे एक्चुअल में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं बनाता भी नहीं तो आप लोगों को आदत पड़ जाती है। तो देखो ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो बाकी 3 कोऑर्डिनेट्स का एवरेज होते हैं। तो मान लो बाकी के 2 कोऑर्डिनेट तो ये हैं, तो मान लो तीसरा कोऑर्डिनेट XY ये है, ठीक है। तो अगर इन तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट्स की, इनकी एवरेज अगर 1 है तो सम क्या होएगा? 1 × 3, तो सम 3 होएगा। तो अब आप देख लो कि यहाँ x की जगह पर क्या होए कि इन तीनों का सम 3 होए, तो 3 + 0 0, 3 + 0 3। तो अब कुछ और तो ऐड नहीं कर सकते 3 बनाने के लिए, 3 ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये भी 0 होना ही पड़ेगा इसको भी, तो ये पॉइंट 0 होएगा। अगर y कोऑर्डिनेट्स की एवरेज 4 है तो सम 12 होएगा। तो इनमें क्या जोड़ें y कोऑर्डिनेट्स में ताकि सम 12 हो जाए? तो -4 + 5 ये हो गया 1। अब 1 के अंदर 11 जोड़ना पड़ेगा तब जाके ये 12 होएगा, ठीक है। 1 के अंदर क्या जोड़ेंगे? 11, तो ये हो जाएगा 12। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा 0 और 11। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर है नहीं, तो ऑप्शन ए आपको मिलेगा पीडीएफ के अंदर, जो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? और यहाँ पर हिंदी के अंदर ये -4 है, तो अगर मैं इसको -4 कर देता हूँ तो उस केस में एवरेज क्या हो जाएगी? अगर मान लो इसको -4 कर देता हूँ तो उस केस में सम हो जाएगा -12। तो हम इसको -12 बनाने की कोशिश करेंगे फिर। तो इसको एक बार नेगेटिव मान के मैं आपको बता देता हूँ, देखो शायद तभी ऑप्शन मैच हो जाए। तो सम -12 बनेगा सारे कोऑर्डिनेट्स का, सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट -4 है, तो -4 और 5, -4 और 5 इन दोनों का सम क्या आ गया? इन दोनों का सम आ गया +1। तो +1 में मैं क्या जोड़ूं कि -12 जाए? -12 आ जाए तो -13 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर इसका मतलब यहां पर नेगेटिव था, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो हमें पता है सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एवरेज होते हैं तीनों वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स की। तो अगर तीनों वर्टिसेस का x कोऑर्डिनेट, देखो तीसरे वर्टेक्स का x और y कोऑर्डिनेट मैंने ये मान लिए, ठीक।
तो अगर तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट की एवरेज -1 है तो उनका सम क्या होएगा, सम होएगा -3। तो अब मेरे को ये बताओ कि -3, 3 और x, इन तीनों का सम -3 है, तो -3 और 3 इनका सम तो आ गया जी 0। तो 0 में क्या जोड़ू कि -3 आए, तो यानी कि -3, x कोऑर्डिनेट -3 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट को देखते हैं। देखो तीनों y कोऑर्डिनेट्स की एवरेज 4 है, तो तीनों y कोऑर्डिनेट्स का सम 4 3 12 हो जाएगा। तो 5 और -1 इन दोनों का सम है जी 4। अब 4 में कितना जोड़ूं कि 12 आ जाए, तो 4 में जोड़ना पड़ेगा 8, यानी कि -3 एंड 8। तो यहां पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन ए। क्लियर है? तीसरे वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऑप्शन ए होएगा। और ये सारे के सारे इक्वेशन मेंटली करने के थे। वैसे तो एक्सरसाइज के अंदर मैंने दे रखे हैं, अदरवाइज मेंटल टेस्ट भी इसको मैं बना सकता था। इफ पॉइंट 4/3 इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब है भाई, ये बताओ पहले तो। देखो स्कूल में आपने देखा है कि बच्चे नोटबुक के नीचे ऐसे उंगली लगा के, ये भाई उंगली कैसे बनेगी, एक बार थोड़ी सी ड्राइंग स्किल्स भी देख लेते हैं अपनी। ऐसे, और ये बन गया अपना अंगूठा। अरे वाह! ये देखो नोटबुक के नीचे ऐसे सेंटर पर बच्चे उंगली लगाकर नोटबुक को घुमाते हैं, है ना। तो देखो क्या आपने किसी बच्चे को देखा यहाँ कोने पर उंगली लगा के नोटबुक को घुमाते हुए? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि आपको उसी पॉइंट पर उंगली को रखना पड़ेगा जहां पर उसका सेंटर ऑफ मास है, जहां पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट अगर मैं एक पतली सी ऐसे एक पतली सी चीज भी रख दूं एग्जैक्ट उस पॉइंट के नीचे ऐसे, तो भी उस पॉइंट के ऊपर ये फिगर जो है ये बैलेंस कर ले, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो चीज है ना, किसी ट्रायंगल के केस में अगर आपने किसी ट्रायंगल को पतली सी सुई के ऊपर रखना है तो कौन से पॉइंट के नीचे इसको रखोगे? तो आप क्या करो, उसकी सारी मीडियंस को मिला दो, ट्रायंगल की सारी मीडियंस को, माध्यिकाओं को, और जो पॉइंट आपको मिलेगा जिसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ट्रायंगल का, सेंटर ऑफ मास होता है। वहां पर अगर एक पतली सी सुई भी लगा दी एग्जैक्टली वहां पर, और हवा वगैरह ना चल रही हो, तो ट्रायंगल बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी, गिरेगी नहीं। ठीक है, तो यहां पर एग्जामिनर ने आपको क्या कहा है, एग्जामिनर ने आपको सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बताने की कोशिश की है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट बताकर गुरुत्व केंद्र के कोऑर्डिनेट बताए हैं। तो ये सेंट्रोइड के ही कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो फिर से आम क्वेश्चन हो गया है कि भाई सेंट्रोइड के ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसी ट्रायंगल के, और बाकी के 3 कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ठीक है, तो हमें पता है सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एवरेज होते हैं बाकी के 3 कोऑर्डिनेट्स के, यानी कि x कोऑर्डिनेट्स के एवरेज 4 है तो सम 12 होएगा, 4 3 12 सारे x कोऑर्डिनेट का। तो देखो भाई देखते हैं कौन कौन से x कोऑर्डिनेट हैं। एक तो है जी -3, एक है जी 9, तो 9 और -3 ये हो गया जी 6। अब 6 में कितना जोड़ू कि तीनों का सम मिलाकर 12 हो जाए, यानी कि 6। तो यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी जी 6। क्लियर है? देन जो y कोऑर्डिनेट्स की एवरेज है वो 3 है, यानी कि सम 9 होएगा। तो अब देखते हैं भाई y कोऑर्डिनेट्स। तो y कोऑर्डिनेट है जी 7 और 7, 7 और 7 14। अब 14 के अंदर कितना जोड़ूं कि भाई सम 9 आ जाए? तो 14 बड़ा है ना, तो -5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट -5 है। तो हमें तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। जी हाँ, मिल गए हैं। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है इस ट्रायंगल का एरिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर हमें किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम इजीली बता सकते हैं उस ट्रायंगल का एरिया। क्लियर है? तो देखो ये वर्टेक्स है 6 and -5, और मैं आपको एक और तरीका बता सकता हूँ इसका, ये निकालने का बताऊंगा, एक बार ये देख लो। ठीक है, तो पूरा देखना है इस एक्सप्लेनेशन को। ये है जी पॉइंट A 6 and -5, ये है मेरे भाई पॉइंट B -3 and 7, और ये है पॉइंट C 9 and 7। क्लियर है? अब इसके ऊपर एक बार अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इसको मैंने मान लिया x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ट्रायंगल का, हाफ इंटू x1 6
इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 7 माइनस 7 0 प्लस x2 यानी कि -3, तो ये -3 हो जाएगा। तो y3 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस -5 यानी कि 7 और 5 12 प्लस x3 यानी कि मेरे भाई 9, तो y1 माइनस y2 यानी कि -5 माइनस -7 -5 -7 यानी कि -12। ठीक है, तो देखो ये हो गया 0, ये हो गया 12 3 36 नेगेटिव का, और ये हो गया भाई 12 निम्मे 108 वो भी नेगेटिव का, तो कुल मिलाकर हो गया अपना -144। ठीक है, लेकिन ये माइनस का तो होएगा नहीं, बिकॉज मोड लगा रखा है तो ये बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा जी 72। दैट इज ऑप्शन ई कर लेते हैं 72। तो एक तो ये तरीका हो गया ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान से। उसके लिए आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए। एग्जामिनर ने आपको क्या बताया, एग्जामिनर ने आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं, जो कि हैं 4 और 3। बता दिए हैं कि नहीं? जी हाँ, डेफिनेटली बता दिए हैं। तो अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई किसी भी ट्रायंगल को, ज्योमेट्री में बताई थी, बताना ध्यान है कि नहीं, किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रोइड को अगर मैं इसके वर्टिसिस से मिलाता हूं, ऐसे सेंट्रोइड को, केंद्रक को, तो ये जो 3 इलाके हैं जिनमें ट्रायंगल बटी है, इन तीनों इलाकों का एरिया बराबर होता है, बराबर होता है। हर एक इलाके का एरिया ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/3 तीसरे हिस्से का है। तो देखो ये जो छोटी ट्रायंगल है, ये जो छोटी ट्रायंगल है, इसका एरिया भी तो मैं निकाल सकता था। ये इस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स मुझे पता हैं, तो बस उसको 3 गुना कर दूंगा, और करना ही क्या है। चलो एक बार वो भी लगा के देख लेते हैं, और वो 72 आएगा तो अपना वेरीफाई भी हो जाएगा, है ना। तो चलो भाई लगाते हैं। देखो, तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया x1 y1, तो चलिए एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लगाता हूँ, और इसको 3 गुना करना है फिर। तो अब देखो x1 दैट इज 4 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 7 माइनस 7 0, देन x2 यानी कि -3, देन y3 माइनस y1 तो 7 माइनस 3 4, देन आगे x3 यानी कि +9 इंटू y1 माइनस y2 यानी कि 3 माइनस 7 यानी कि -4। चलो भाई देखते हैं, हाफ इंटू ये तो हो गया जी 0, तो यहां पर आया जी -12, और यहां पर आया जी -36, तो ये क्या हो गया, टोटल कुल मिलाकर ये हो गया जी -48। तो -48 बाहर आकर क्या हो जाएगा, मोड़ के बाहर 48, तो ये हो गया जी 24। लेकिन मैंने क्या बताया था, ये जो पोर्शन है इसका एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/3 होता है। अगर इसका एरिया 24 है तो पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 24 थी 72, तो दैट इज ऑप्शन ई। तो क्लियर है मेरे भाई। तो अगर आपको ये चीज याद आ गई यहां पर, तो ये फालतू की कैलकुलेशन सेंट्रोइड वगैरह निकालना ही ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो। द ग्राफ ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 24 फॉर्म्स ए ट्रायंगल, ठीक है, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ऑल्सो द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म्स ए ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने बताना है देन द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू। तो देखो भाई, पहले तो हमें ये बनाने पड़ेंगे। अब देखो जरा, ये जो लाइन है ये कैसा ट्रायंगल बना रही है, एक बार वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, हम एक बार तो x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो हमें पता लग जाएगा कि इस पॉइंट पर ये लाइन काट रही है इसको, जहां पर y की वैल्यू 6 है। ठीक है, और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, ये खत्म हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 8, तो मुझे ये पता लग गया कि जो पॉइंट यहां से 8 दूरी पर है वहां पर ये लाइन काट रही है। तो इस लाइन की ये मेरे को लोकेशन पता लग गई कि ये है। तो ये जो लाइन है ये एक ट्रायंगल बना रही थी ओ ए बी। तो अगर ओरिजिन ए है, ये ओरिजिन ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये लाइन ऐसी ट्रायंगल बना रही थी, एग्जामिनर बोल रहा है। चलो भी ठीक है, अब दूसरी लाइन देखते हैं। अब एग्जामिनर ने बोला है कि ये वाली लाइन भी एक इक्वेशन बना रही है, तो ये वाली लाइन कहां पर है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 4 यानी कि यहां पर, तो भाई ये 2 हो गया, ये 4 हो गया डिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट से लाइन गुजर रही है। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -4। ठीक है, तो y की वैल्यू भी -4 आ रही थी, तो एक बार इसको हटाते हैं, ये गलत लिख दिया यहां पर। देखो, तो
x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आ रही थी -4, यानी कि ओरिजिन से 4 पॉइंट नीचे, और ऐसे ही y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू भी -4 आ रही थी, यानी कि ओरिजिन से 4 पॉइंट उधर। तो इस लाइन की लोकेशन है मेरे भाई ये, ठीक है। तो इस लाइन ने जो ट्रायंगल बनाई है वो है OCD। अब एग्जामिनर बोल रहा है देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD, ये जो ट्रायंगल OCD है इसका जो एरिया है वो OAB के कंपैरिजन में कितना है, बस ये छोटी सी बात पूछी। तो कोई खास बात नहीं है ना। ट्रायंगल OCD का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं दोनों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ये हो जाएगा जी 4 यूनिट, 4 चौके 16, सॉरी 8 यूनिट, ठीक है। और इस ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हो जाएगा जी 12 यूनिट, 8 6 48 का हो गया अभी हमको 24 यूनिट, ठीक है। तो ट्रायंगल OCD का जो एरिया है वो ट्रायंगल OAB के कंपैरिजन में 1/3 है, दैट इज ऑप्शन बी, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ OAB। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, passes through this point and cuts off a triangle of area 12 units from the axis of coordinates। एक तो इस पॉइंट से पास हो रही है, ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या है, एक ऐसी ट्रायंगल काट रही है जिसका एरिया 12 यूनिट है, ठीक है। मतलब हमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। लाइन की इक्वेशन उसने मतलब सारे इन वेरिएबल दे दिए ना सारे, तो लाइन की इक्वेशन तो कोई उसने खास बताई नहीं, ठीक है। तो हमारे पास दो कंडीशन है कि 12 यूनिट का तो वो एरिया काट रही है और इस पॉइंट से पास हो रही है, ऐसी लाइन हमने बतानी है, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो उसने इक्वेशन बताई है, देखो कि x/a माइनस y/b इज इक्वल टू 1, तो हमें ये भी नहीं पता a पॉजिटिव है या नेगेटिव है, b जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ नहीं पता ना हमें इनके बारे में। तो एग्जैक्टली हम उस लाइन को तो लोकेट नहीं कर पाएंगे, हम ये दो कंडीशंस देख सकते हैं कि कौन सी लाइन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट इक्वेशन की फॉर्म x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये तो इसको मैं एक बार इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं जरा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पर पॉजिटिव कर दूं और b को यहां पर नेगेटिव, नेगेटिव साइन को यहां भेज दूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, जी हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो चलो भाई हमारे पास इक्वेशन आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब इसका मतलब ये है कि जो y इंटरसेप्ट है वो -b है। तो अब आप ये मत सोचना कि भाई y इंटरसेप्ट जो है वो लाइक इससे b यूनिट नीचे है, वो इससे b यूनिट नीचे है। देखो b की वैल्यू अगर -5 हो तो -b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो y इंटरसेप्ट 5 यूनिट ऊपर हो जाएगा। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं y इंटरसेप्ट कहाँ है एक्चुअल में, जब तक वो a और b के साइन नहीं बता देता। तो जो हमारी इक्वेशन है लाइन की, जो लोकेशन है वो ये भी हो सकती है, ये भी कोई भी हो सकती है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता हमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखो जरा कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे, अब ध्यान से सुनो। तो y का जो इंटरसेप्ट है वो -b है, ठीक है। तो मैं कहीं पर भी मान लेता हूं, कुल मिलाकर हमें साइन से फर्क नहीं पड़ता, एरिया में साइन से फर्क नहीं पड़ता ना। तो ये b यूनिट के डिस्टेंस पर है y का, ये मैंने x का लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। y का इंटरसेप्ट b यूनिट का है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी। x का जो इंटरसेप्ट है वो a लेंथ का है। तो हमें लाइन की लोकेशन पता लग गई कि कुछ इस तरह है, ये ऐसे भी हो सकती थी a और b, x इंटरसेप्ट a यूनिट, y इंटरसेप्ट b यूनिट, क्योंकि हमें माइनस प्लस नहीं पता। लेकिन जहां पर भी है कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि ये जो ट्रायंगल बनी है इसका एरिया 12 यूनिट है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो अब दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई करवा रहा हूं। तो इस ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू a इंटू b, दैट इज 12। तो फिर a इंटू b क्या हो जाएगा, a इंटू b हो जाएगा जी 24। तो a और b का प्रोडक्ट 24 होना चाहिए, यानी कि जो दो इंटरसेप्ट बनेंगे, मतलब जो x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट है, उनके साइन को कंसीडर ना करते हुए, क्योंकि हमें साइन नहीं पता, बस उन इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट 24 हो और इस पॉइंट से लाइन पास हो, वो अपनी लाइन हो सकती है। चलो भाई देखते हैं फिर। तो सबसे पहली लाइन को देख रहा हूं, x इंटरसेप्ट क्या है सबसे पहली लाइन का, अगर मैं y वाली टर्म को खत्म कर दूं तो x इंटरसेप्ट आ जाता है 4,
y इंटरसेप्ट क्या है, अगर मैं x वाली टर्म को खत्म कर दूं तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा -6। तो प्रोडक्ट तो 24 है, मुझे साइन से मतलब नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी 24 होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं ये वाली लाइन है या ये वाली या ये वाली या ये वाली, तभी तो साइन का पता लगेगा। ए और बी के बारे में उन्होंने बताया नहीं। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इस पॉइंट से पास हो रही है कि नहीं। तो अब ये पॉइंट की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो 8 3 24 -6 दूनी 12 इक्वल टू 12। जी हाँ, सेटिस्फाई कर गई। तो ऑप्शन ए आंसर हो सकता है भाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और ऑप्शन डी मुझे मार्क करने से रोक रहा है कि क्या पता सी भी आंसर होए, सी भी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, है ना। नहीं तो मैं सीधा ऑप्शन ए को लगा देता, ऑप्शन डी ऐसा ना होता तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिर्फ ऑप्शन सी को चेक करूंगा। अगर ऑप्शन सी ने सेटिस्फाई कर दिया तो बोथ ए एंड सी हो जाएगा, अगर इसने नहीं किया तो सीधा ए को लगा दूंगा, बी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलो ऑप्शन सी को सेटिस्फाई कर, सी को चेक करते हैं। यहां पर x इंटरसेप्ट क्या है, y वाली टर्म को खत्म कर दो, x इंटरसेप्ट आ जाएगा -8। y इंटरसेप्ट क्या है, x वाली टर्म को खत्म कर दो, y इंटरसेप्ट आ जाएगा जी 3। दोनों का प्रोडक्ट 24 है कि नहीं, सिर्फ क्वांटिटी देखना, हाँ जी 24 है। तो ट्रायंगल तो 12 यूनिट की बनेगी, 12 यूनिट एरिया की बनेगी, 12 स्क्वायर यूनिट इस लाइन से भी। ठीक है, अब देखते हैं ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है कि नहीं। देखते हैं भाई, 8 3 24 -6 8 48 +24 इक्वल टू 0। जी हाँ, सेटिस्फाई कर रही है। तो दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए और सी, यानी कि अपना आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। और अब मैं आपको मिलता हूं मिसलेनियस फॉर्मूलाज के साथ कंसेप्ट लेक्चर 8 में।